हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 1 है वीडियो का, बिकॉज लिबर्टी एक बहुत ही ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी इस पर। तो दिस इज पार्ट 1, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो वर्ड लिबर्टी आया है लैटिन वर्ड लिबर से। लिबर का मतलब होता है फ्री और नॉट बीइंग रेस्ट्रेंट। ठीक है, सो हम कह सकते हैं लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, राइट? किसी तरीके का हर्डल ना होना, किसी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन ना होना, ठीक है, किसी तरीके का कॉन्स्ट्रेंट ना होना, वो लिबर्टी कहलाएगा। सो लिबर्टी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लिबर्टी का, वो स्टेट के पॉजिटिव रोल की बात करता है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल को ऐसा एनवायरमेंट देना चाहिए स्टेट को कि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके और अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सके, राइट? मतलब कि जो रास्ते में उसके फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के रास्ते में जो चीजें आ रही हैं, जो हिंड्रेंसेस आ रही हैं, उनको हटाना स्टेट का काम है। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। ठीक है, जो हर्डल्स आ रहे हैं, स्टेट उन हर्डल्स को हटाए, उन इम्पेडिमेंट्स को हटाए, राइट? नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट का नेगेटिव रोल रहेगा। ठीक है, नेगेटिव रोल कैसा रहेगा? अब स्टेट इंडिविजुअल को किसी भी तरीके से स्टॉप नहीं करेगा उसके सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स अचीव करने में। यानी इंडिविजुअल ने जो खुद से गोल्स सेट किए हैं, स्टेट को उसे रोकना नहीं चाहिए उन गोल्स को अचीव करने से। ठीक है, जो इंडिविजुअल ने खुद से गोल सेट किए हैं, स्टेट को बीच में नहीं आना चाहिए और इंडिविजुअल को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये नेगेटिव रोल है स्टेट का। कोई भी हिंड्रेंस नहीं रह जाएगी इन नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या हो रहा था? स्टेट बीच में आ रहा था और सारी हिंड्रेंसेस को हटा रहा था ताकि इंडिविजुअल अपने गोल्स अचीव कर सके। नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट का नेगेटिव रोल होगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जिसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम बात करने वाले हैं आगे। अब हम लिबर्टी के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो सबको इक्वल अमाउंट की ही लिबर्टी मिली है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा मिली और आपको कम, या आपको ज़्यादा और मुझे कम। नहीं, लिबर्टी सबको इक्वली मिली है। सोशल स्ट्रक्चर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सबको मैक्सिमम अमाउंट की लिबर्टी मिल सके। सो इंडिविजुअल के मटीरियलिस्टिक, मेंटल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो इंडिविजुअल्स को मिलनी चाहिए इन ऑल द फील्ड्स। सो अगर लिबर्टी को हमें मीनिंगफुल बनाना है, राइट, तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उन्हें जो कन्वेंशंस है उन्हें फॉलो करना चाहिए, जो ट्रेडिशंस है उन्हें फॉलो करना चाहिए, राइट? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर लिबर्टी को हमें प्रैक्टिस में लाना है तो थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा, राइट? इंडिविजुअल्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कंट्रोल इज इनएविटेबल फॉर द यूज ऑफ लिबर्टी। बिकॉज लिबर्टी का अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो इंडिविजुअल को आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? उन्हें एकदम खुला नहीं छोड़ सकते आजाद, अदरवाइज दूसरे की जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो जाएंगे। इसीलिए लिबर्टी में कंट्रोल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल इज इनएविटेबल फॉर द यूज ऑफ लिबर्टी। सो अब हम लिबर्टी का नेचर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लिबर्टी का नेचर 2 चीजों में डिवाइड है, जिसमें से पहला है फ्रीडम एज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीडम एज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब हम यहाँ पे इंसान और जानवर के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इंसान और जानवरों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? किस बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? दैट हु इज केपेबल ऑफ एंजॉइंग फ्रीडम। कौन केपेबल है फ्रीडम के लिए, राइट? सो ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, राइट? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किस लिए ये सारी चीजें की इंसान ने? फ्रीडम को अचीव करने के लिए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें इसीलिए की गई ताकि वो फ्रीडम को अपनी अचीव कर सके। किस तरह की फ्रीडम? अपनी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, राइट? बट एनिमल्स क्या है? एनिमल्स यार, एनिमल्स आर मेयर स्लेव्स ऑफ नेचर। ठीक है, वो नेचर के एक तरीके से गुलाम है, राइट? इंसान ने क्या किया है?
इंसान ने एक तरीके से नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की है और नेचर के रिसोर्सेस को यूज करने की कोशिश की है, राइट? ह्यूमंस हैव लर्नड टू टेम एंड कंट्रोल एंड हार्नेस नेचर टू सर्व हिज पर्पस ऑफ लाइफ। यानी लाइफ में जो जितने भी उसके पर्पस है, जितने भी गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर को हार्नेस किया, नेचर की एनर्जी को यूज किया है फॉर अचीविंग देयर गोल्स। लेकिन जो एनिमल्स है उन्होंने क्या किया? एनिमल्स आर स्लेव्स ऑफ नेचर, ठीक है? एनिमल्स आर स्लेव्स ऑफ नेचर, यानी नेचर ने जैसे जैसे करवाया एनिमल्स ने वैसे वैसे किया है। सो दिस इज फ्रीडम। जो फ्रीडम है, फ्रीडम इज द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ मैन, ठीक है? हम लोग को जो जानवरों से अलग करती है वो चीज क्या है? वो है फ्रीडम। सो आखिर हम लोग ने नेचर के रिसोर्सेस को यूज करना कैसे सीखा? ये एक हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है? जो भी हम नेचर से रिसोर्सेज यूज करते हैं, चाहे पानी से बिजली बनाना होता है, ठीक है, या हम जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या और भी जो चीजें हम करते हैं, तो हमने नेचर की एनर्जी को यूज करना सीखा है, राइट? तो ये जो हमारी एबिलिटी है साइंटिफिक नॉलेज को यूज करने की, यही हमारे लिए फ्रीडम का सोर्स बनी। जो हमने साइंटिफिक नॉलेज गेन की, यही सोर्स बनी हमारी फ्रीडम का। सो सेकेंड नेचर है फ्रीडम एज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो एनिमल्स के पास यार साइंटिफिक नॉलेज नहीं रहती है, राइट? तभी वो आज तक फ्रीडम गेन नहीं कर पाए। सो लिबर्टी का सेकेंड नेचर है फ्रीडम एज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं, फ्रीडम एज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब हम लिबर्टी का वो वाला साइड देखते हैं जहां पे देयर इज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। यानी हम उस लिबर्टी की बात कर रहे हैं जहां पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है? मैन इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? जब हम ऐसा बोल रहे मैन इज एब्सोल्युटली फ्री, तब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब जो रेस्ट्रेंट है, ठीक है, जो हिंड्रेंस है, वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। सो अगर एक तरीके से मान ले कि जो लोग हैं, ठीक है, वो फ्रीडम को रियल सेंस में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या वो अपनी फ्रीडम को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर लोग रियल सेंस में फ्री नहीं है, ठीक है, और स्टिल वो फ्रीडम को चाह नहीं रहे कि हाँ हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, वो फ्री नहीं हो पा रहे एक तरीके से, तो एफर्ट्स होने चाहिए उस डायरेक्शन में कि लोगों को बताया जाना चाहिए कि फ्रीडम क्यों जरूरी है, राइट? क्यों उनके माइंड में ये चीज डालनी चाहिए कि फ्रीडम से क्या हो सकता है। उन लोग को बताना चाहिए कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या है, तभी वो लोग फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, राइट? इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ अ person is not free in the real sense and still he is not keen to have freedom, effort should be made to arouse his conscience and make him anxious to win his freedom. So liberty is the force behind social change. अगर हमें सोशल चेंज लाना है तो पहले लोगों को फ्री करना होगा, राइट? हमें अपनी फ्रीडम को रियलाइज करना होगा। इट इज द वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड। जो ओप्रेस्ड क्लास है, जो गरीब क्लास है पूरी, ठीक है, उसकी जो आवाज है वो है लिबर्टी। इट इज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस के खिलाफ अगर हमें आवाज उठानी है तो हमें पहले फ्री होना होगा, ठीक है, लिबर्टी को अपनी एंजॉय करना होगा। बिकॉज लिबर्टी का मतलब ही होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है, ठीक है, सभी को बोलने का अधिकार है। तो जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसे भी बोलने का अधिकार है, और जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसे भी बोलने का अधिकार है, ठीक है, बिकॉज सभी के पास इक्वल लिबर्टी है। यहां पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया है अबाउट नेचर ऑफ फ्रीडम, ठीक है? जो नेचर ऑफ लिबर्टी हमने डिस्कस किया, या नेचर ऑफ फ्रीडम मान लो, उसका हमने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दे दिया है। प्लीज इस फ्लो चार्ट को समझिएगा, एंड हो सके तो एग्जाम में अगर आपके पास टाइम हो और स्पेस हो तो फ्लो चार्ट्स जरूर बनाइएगा। सो आगे बढ़ते हैं गाइज। अब हम लिबर्टी का स्कोप डिस्कस करेंगे। सो लिबर्टी एंड अथॉरिटी, राइट? अगर एक इंसान अपनी लिबर्टी एंजॉय कर रहा है तो उसके लिबर्टी एंजॉय करने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे अपनी लिबर्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अगर मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही हूँ पूरी तरीके से, तो मेरी फ्रीडम को एंजॉय करने की वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? बिकॉज फ्रीडम एंजॉय करने का राइट सभी को मिला हुआ है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एंजॉय कर रही हूं अपनी फ्रीडम तो दूसरे उसकी वजह से नहीं एंजॉय कर पा रहे। देखो यह लिखा है, वन मैन्स लिबर्टी शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन
ठीक है, इन द एंजॉयमेंट ऑफ सिमिलर एंड इक्वल लिबर्टी बाय अदर्स। लिबर्टी को रेगुलेट करने का क्या मतलब होता है? लिबर्टी को रेगुलेट करने का मतलब होता है कि स्टेट की अथॉरिटी है इंडिविजुअल के ऊपर। सो इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट लिबर्टी हम नहीं देते हैं, राइट? बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं है, इसीलिए एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं मिलेगी। इसी वजह से स्टेट को भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं है। स्टेट की अथॉरिटी पर लिमिटेशंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्टेट के पास अनलिमिटेड लीगल पावर्स हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है अनलिमिटेड लीगल पावर्स का? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज रिगार्डेड एज लीगली ओमनीपोटेंट। मैं जब लीगली ओमनीपोटेंट बोली तो मेरा मतलब क्या है? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर्स, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड लीगल पावर्स हैं। बिकॉज ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम है। अब यहाँ पे आप मतलब समझिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लीगली ओमनीपोटेंट क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट? सो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जो भी लॉज बनाता है लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी एक्ट्स पास करता है, तो जो जुडिशरी है वो जुडिशली रिव्यू कर सकती है उन एक्ट्स को। ठीक है, जो भी एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर देगी। ठीक है, उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर देगी, उस लॉ को हटा देगी। ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो ये जुडिशरी के हाथ में ताकत है कि वो जुडिशली रिव्यू कर सकती है लॉज को। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है? जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है, चाहे वो कैसे भी लॉज हो, नो मैटर, जो भी लॉज पार्लियामेंट बना रहा है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसे कोई रिव्यू नहीं कर सकता है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसे रिव्यू नहीं कर सकती है, बिकॉज पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू मेक लॉज इन ब्रिटेन। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट इज रिगार्डेड एज लीगली ओमनीपोटेंट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है, राइट? सो स्टेट लॉज बनाता है, राइट? इसी वजह से स्टेट के पास ताकत है कि वो लॉ को एनफोर्स कर सकता है कोअर्शन से। सो स्टेट कोअर्शन के थ्रू भी लॉ को एनफोर्स कर सकता है। मींस लॉ इज बैक्ड बाय सैंक्शंस या लॉ इज बैक्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट इज फ्री टू यूज द मेथड्स ऑफ कंपल्शन। स्टेट हमारे ऊपर फोर्स यूज कर सकता है उस लॉ को इम्पोज करने के लिए। बट अगर स्टेट हमारे ऊपर फोर्स यूज करेगा तो हम क्या स्टेट को पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्टेट की अथॉरिटी को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे अगर वो हमारे साथ जबरदस्ती करेगा, राइट? इसीलिए अगर स्टेट को मोरल सपोर्ट मिले तब क्या होगा? हम लोग उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्टेट की अथॉरिटी लेजिटिमेट होगी तो हम उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेंगे। लेजिटिमेट का एक साधारण सा मतलब होता है वैलिडिटी। ठीक है, लेजिटिमेट मतलब वैलिडिटी। जो भी चीज वैलिड है, जो भी चीज सही है, ठीक है, उसे हम लेजिटिमेट कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेट की अथॉरिटी और ज्यादा जस्टिफाइड होगी और ज्यादा सही लगेगी लोगों को अगर उसके पीछे मोरल सपोर्ट है और लेजिटिमेसी है। अगर वो अथॉरिटी वैलिड है, अगर वो अथॉरिटी सही है, ठीक है, और उसे मोरल सपोर्ट मिलेगा तो वो अथॉरिटी और अच्छे से लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो ये लेजिटिमेसी आती कहाँ से है? लेजिटिमेसी लोगों से आती है, राइट? अगर स्टेट लेजिटिमेट होगा, है ना, तो लोग बिलीव करेंगे उसकी अथॉरिटी में और लोग कहेंगे कि हाँ, स्टेट हमारे लिए नेसेसरी है, स्टेट हमारे लिए जरूरी है। अगर लोग मानेंगे कि हाँ, जो स्टेट के एक्शंस है वो हमारे लिए अच्छे हैं, वो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है, वो एक्शंस लॉफुल है, लॉ के अगेंस्ट नहीं है, तो स्टेट जो है वो एक लेजिटिमेट स्टेट कहलाएगा। अगर लोग इसको कर्तव्य मान लेंगे कि हाँ, हमें स्टेट की अथॉरिटी को फॉलो करना है क्योंकि वो सोसाइटी के लिए अच्छा है, ठीक है, तो एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ आ गया है ना, कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें स्टेट के लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब लोग एक मोरल मोटिव से लॉस को फॉलो करेंगे एंड ना कि कंपल्शन की वजह से। अगर स्टेट लोगों को कंपेल करता, जबरदस्ती करता कि नहीं ये लॉस फॉलो करने हैं, तो लोग शायद उतने अच्छे से उन लॉस को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर एक मोरल मोटिव से वो लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से लॉस को लोग फॉलो कर पाएंगे।
इसीलिए लिबर्टी, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अथॉरिटी को मोरल ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो और ज्यादा पावरफुल बनेगी। सो अब हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी का अगला स्कोप, दैट इज लिबर्टी एंड लाइसेंस। सो जब हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल के एक्शंस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल जो भी कर रहा है उसके एक्शंस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिना ये सोचे कि दूसरे का राइट इससे इन्फ्रिंज हो सकता है। अगर इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरे के एक्शंस है उस पर असर पड़ेगा, जो दूसरे का राइट टू एंजॉय फ्रीडम है उस पर असर पड़ेगा, है ना। इसी चीज को हम कहते हैं लाइसेंस, ठीक है। When liberty is interpreted as the absence or removal of all restraints on the actions of individual, ठीक है, यानी जब लिबर्टी का मतलब हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर कोई भी रेस्ट्रेंट्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं रहनी चाहिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहनी चाहिए, इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, बिना ये सोचे कि दूसरे इंडिविजुअल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट कितनी बुरी तरीके से हार्म होगा, है ना। इसी चीज को, इसी वजह से लिबर्टी डीजेनरेट्स इनटू लाइसेंस। एक तरीके से आप कह सकते हो एब्सोल्यूट लिबर्टी को, ठीक है, एब्सोल्यूट लिबर्टी की वजह से जो दूसरों को हार्म पहुंच रहा है उसी को हम लाइसेंस कहते हैं। सो अगर ऐसा हो गया कि इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, वन मैन्स लिबर्टी वुड बिकम अनदर्स कॉन्स्ट्रेंट और ऑपरेशन। तो जो एक की लिबर्टी है वो दूसरे के लिए ऑपरेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं कि इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, तो मैं कुछ कर रही हूं जिसकी वजह से आपको हार्म पहुंच रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरी फ्रीडम आपके लिए एक तरीके से ऑपरेशन बन गई। इसीलिए लिबर्टी ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुड अमाउंट टू द सप्रेशन ऑफ द वीक, यानी जो ज्यादा मजबूत है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनकी लिबर्टी दूसरों के लिए, जो वीक लोग हैं उनके लिए एक सप्रेशन बन जाएगी, है कि नहीं, उनके लिए एक तरीके की सजा हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्ट्रांग लोग तो अपने एक्शंस रोकेंगे नहीं और कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है उनके एक्शंस के ऊपर, तो जो वीक लोग हैं उनके लिए एक तरीके से सप्रेशन बन जाएगी। इस तरह की सिचुएशंस जैसे कि लाइसेंस जो है, ये सारी सिचुएशंस सिविल सोसाइटी में परमिटेड नहीं है। अगर ये लाइसेंस को हम सिविल सोसाइटी में परमिट कर देंगे, यानी सिविल सोसाइटी में इस चीज को अलाउ कर देंगे, तो क्या होगा, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका पर्पस ही खत्म हो जाएगा, है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का फिर मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, जिस वजह से वो एग्जिस्ट करती हैं वो चीज ही खत्म हो जाएगी। अगर हमें सोसाइटी में लिबर्टी को मेंटेन करना है, सच में लिबर्टी को मेंटेन करना है, तो हमें बैलेंस बनाना होगा बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। अगर लिबर्टी और अथॉरिटी में एक बैलेंस बनेगा तो टायरनी रिड्यूस होगी, टायरनी कम होगी, और लिमिट्स लगाना लिबर्टी के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो लाइसेंस बन जाएगी, है कि नहीं। सो यहाँ पे तीनों के बीच में हमने देख लिया जो बैलेंस है, लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लिबर्टी पर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगना जरूरी है, अदरवाइज वो लाइसेंस बन जाएगी, है कि नहीं। सो यहाँ एक बहुत बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है यार, ये बहुत अच्छे से इन तीन चीजों को एक्सप्लेन कर देगा आपको। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिबर्टी डिमांड्स ड्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी। लिबर्टी चाहती है कि अथॉरिटी पर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी डिमांड्स ड्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी। फिर अथॉरिटी डिमांड्स ड्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी। अथॉरिटी चाहती है कि हाँ ठीक है, मेरे ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन हो, लेकिन लिबर्टी के ऊपर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी, अगर लिबर्टी का अनड्यू एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, लिबर्टी बढ़ती जा रही है, एब्सोल्यूट हो जा रही है, ठीक है ना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है लिबर्टी के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगी, लाइसेंस बन जाएगी, है कि नहीं। अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जा रही है, तो वो क्या बन जाएगी, टायरनी बन जाएगी। टायरनी का मतलब क्या होता है, अ क्रूअल, unjust and oppressive rule of a person or a small group of people who exercise absolute power over everyone else within their jurisdiction। समझ गए, मतलब कि क्रूअल रूल होना, ब्रूटल रूल होना, है ना, कुछ लोगों के हाथ में ताकत होना, बेसिकली यही टायरनी है।
आई होप आप लोग को लाइसेंस का मतलब क्लियर हो गया। लाइसेंस का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि एक जो लिबर्टी एंजॉय कर रहा है उसकी लिबर्टी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। अगर लिबर्टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो दूसरों की जो लिबर्टी है उसको हार्म पहुंच रहा है ना, उनके इंटरेस्ट को हार्म पहुंच रहा है। इसी वजह से जो लिबर्टी है वो लाइसेंस बन जाती है। सो अब हम लिबर्टी के काइंड्स डिस्कस करेंगे, या आप इन्हें डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी भी कह सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है या काइंड है नेचुरल लिबर्टी। सो नेचुरल लिबर्टी एक ऐसी कंडीशन रहती है जहां पे कोई भी इंटरफेरेंस या रेस्ट्रेन नहीं रहता है, ठीक है। किसका रेस्ट्रेन नहीं रहता है? ना वहां पे सोशल रूल्स रहते हैं, ना कन्वेंशंस रहते हैं, ना कस्टम्स रहते हैं, ठीक है। ये इन सारी चीजों का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है लिबर्टी के ऊपर। ये कैसी फ्रीडम रहती है, कैसी नेचुरल फ्रीडम रहती है जो स्टेट के पहले एग्जिस्ट करती थी, यानी जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था उसके पहले जो लिबर्टी थी उसे नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। सो नेचुरल लिबर्टी के चीफ एक्सपोनेंट्स कौन है? जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स एंड जीन जेक्स रूसो। यानी जो लिबर्टी स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना, जब इंसान बिल्कुल फ्री था, ठीक है ना, जो बार्बरिक स्टेट था, उस लिबर्टी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी रूल्स नहीं थे, स्टेट बिकॉज एग्जिस्ट करता ही नहीं था, है ना, तो कोई भी कस्टम्स ये सारी चीजें नहीं थी, इसीलिए उस वक्त जो एब्सोल्यूट लिबर्टी थी उसी को नेचुरल लिबर्टी कहते हैं, यानी नेचर द्वारा दी गई लिबर्टी। सो जब सिविल सोसाइटी आई तो नेचुरल लिबर्टी चली गई। नेचुरल लिबर्टी का मतलब ही होता है कि जो आप करना चाहो अब वो सब कर सकते हो, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, जिसकी जो मर्जी वो सब काम कर सकता है। सो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस भी किया था थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि ये सब कुछ इमेजिनरी है ना। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स, जो जैसे कि थॉमस हॉब्स, रूसो, लॉक, वो सब एक इमेजिनेशन है ना। कॉन्ट्रैक्ट बना था या स्टेट आया था, ऐसे ये सब कुछ एक इमेजिनेशन है। उसी तरीके से नेचुरल लिबर्टी भी एक इमेजिनेशन ही है, सच में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों हम ऐसी चीज कह रहे हैं? बिकॉज जो लिबर्टी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। लिबर्टी सोसाइटी की वजह से ही आई है, ठीक है। जो हमें फ्रीडम मिलती है वो सोसाइटी की वजह से मिलती है, इसीलिए इस फ्रीडम को हम सोसाइटी के अंदर रह के एंजॉय कर सकते हैं, स्टेट के अंदर रह कर एंजॉय कर सकते हैं, ना कि स्टेट के बाहर। और नेचुरल लिबर्टी तब आई थी जब स्टेट नहीं था, इसीलिए ये एक इमेजिनेशन है, एक झूठ है। हमें जो भी लिबर्टी मिलती है वो सोसाइटी की वजह से ही आखिर मिलती है, राइट। हमें सोसाइटी ही राइट्स देती है अपनी लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए। तो अगर सोसाइटी ही नहीं है तो किस तरीके की लिबर्टी भाई, है ना। और नेचुरल लिबर्टी स्टेट ऑफ नेचर में थी, यानी जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। सो नेक्स्ट लिबर्टी है हमारी सिविल लिबर्टी। सो किसी सोसाइटी में या किसी स्टेट में सिविल लिबर्टी तब आती है जब स्टेट की अथॉरिटी लेजिटिमेट हो, स्टेट की अथॉरिटी वैलिड हो, एंड जब लिबर्टी पर रेस्ट्रेंट्स लगे या रेस्ट्रिक्शंस लगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिविल लिबर्टी कह सकते हैं तभी आएगी जब जो रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे लिबर्टी पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। सो लीगली प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड एंड विच आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। ऐसे राइट्स जो लीगली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ऐसे राइट्स जो लीगली प्रोटेक्टेड हैं या जो लॉ द्वारा दिए गए हैं और जो स्टेट भी प्रोटेक्ट करता है, उन राइट्स को हम सिविल लिबर्टी में डालेंगे। यानी सिविल लिबर्टी के अंदर हमें कैसे राइट्स मिलेंगे? जो लीगली प्रोटेक्टेड हो, लीगली प्रोवाइडेड हो एंड स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड राइट्स हो, वो हमें सिविल लिबर्टी में मिलेंगे। सो सिविल लिबर्टी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ, है ना। सिविल लिबर्टी हमें लॉ की वजह से ही मिल रही है, इसीलिए सिविल लिबर्टी हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अंडर में ही एंजॉय कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी स्टेट में तो सिविल लिबर्टी भी नहीं होगी। सो सिविल लिबर्टीज के क्या क्या एग्जाम्पल है? फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इकोनॉमिक फ्रीडम एटसेट्रा। हमारी थर्ड लिबर्टी है पॉलिटिकल लिबर्टी। सो जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें स्टेट अफेयर्स में तो हम उसे कहेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, राइट, एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी मिलना।
इट इज कंसिडर्ड टू बी सिनोनिमस टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, है ना, लोगों का जो रूल होता है उसी को डेमोक्रेसी कहेंगे, लोकतंत्र। तो पॉलिटिकल लिबर्टी कुछ कुछ उसी से मिलती है। बिकॉज आप पॉलिटिकल लिबर्टी को तभी एंजॉय कर पाओगे जब डेमोक्रेसी है, ठीक है। पॉलिटिकल लिबर्टी डेमोक्रेसी में ही एंजॉय की जा सकती है। जो भी 18 साल के हैं उनको राइट टू वोट मिला हुआ है, राइट, वो इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी लोग खड़े हो सकते हैं। और लोग जो है उनके पास ये भी अधिकार है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। हमारे पास ये भी तो राइट है ना कि हम पुलिस के पास जाके किसी चीज की कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी ही है। सो पॉलिटिकल लिबर्टी में हमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं? राइट टू वोट मिलता है, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन मिलता है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल व्यूज एंड राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। ये सारे अधिकार हमें मिलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी से। सो अगर हमें स्कोप बढ़ाना है पॉलिटिकल लिबर्टी का, ठीक है, पॉलिटिकल लिबर्टी का एरिया बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एजुकेशन देनी होगी लोगों को, ठीक है, और ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनानी होगी, ठीक है, प्रेस को फ्रीडम देनी होगी। ये सारी चीजें करनी होगी अगर हमें पॉलिटिकल लिबर्टी का स्कोप इंक्रीज करना है तो। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी। सो इकोनॉमिक लिबर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इवन आज के टाइम पे तो और ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इट बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड वर्कर। जब एक इंडिविजुअल एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, या एज अ वर्कर काम करता है तब उसे इकोनॉमिक लिबर्टी की ज़रूरत पड़ती है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, या इंडस्ट्रियल एरेना है, उसमें इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी से है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इंडस्ट्रीज में ऐसा तो नहीं हो रहा है सिर्फ कैपिटलिस्ट रूल कर रहे हैं और वर्कर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, तब तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हुआ है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबके पास इक्वल अधिकार है। इसीलिए इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक लिबर्टी आने से सबको इक्वल अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक लिबर्टी एक तरीके की डेमोक्रेसी की तरह है। सो जब इंडस्ट्रीज में सबको इक्वल अमाउंट ऑफ वेजेस मिलेंगे, है ना, इक्वल पैसे मिलेंगे, इक्वल काम मिलेगा, ठीक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं रहेगा, तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? इकोनॉमिक लिबर्टी से ही तो पॉसिबल होंगी। इसीलिए इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक लिबर्टी को एक तरीके की डेमोक्रेसी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारी मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी का यार सिंपल सा मतलब यही होता है कि इंडिविजुअल्स को एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, सभी लोग इक्वल हैं। सोशल लिबर्टी का मतलब होता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए सोसाइटी में, सभी का इक्वल स्टेटस होना चाहिए, राइट। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए खुद को डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अमीर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, गरीब को कम, नहीं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। सो हम कह सकते हैं सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए सोसाइटी में, एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड, कलर, कम्युनिटी, सेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए सोसाइटी में। नेशनल लिबर्टी का मतलब होता है हर नेशन सॉवरेन है, ठीक है, कोई भी नेशन एक दूसरे नेशन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, ठीक है, हर नेशन एक सॉवरेन नेशन है। सो नेशनल लिबर्टी रियलिटी कब बनती है? जब एक नेशन के लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं रहता है और उनकी खुद की गवर्नमेंट बन जाती है, तब नेशनल लिबर्टी एक रियलिटी बनती है उस कंट्री में। सो इंडिया में नेशनल लिबर्टी कब आई थी? जब हमने ब्रिटेन को भगाया था, है ना, जब हमारे ऊपर से ब्रिटिश का राज हटा था और जब हमने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई थी, तब हमारे कंट्री में नेशनल लिबर्टी आई थी। सो हम कह सकते हैं नेशनल लिबर्टी तभी आएगी जब स्टेट पूरी तरीके से सॉवरेन हो चुका होगा। सो नेशनल लिबर्टी तभी आएगी जब स्टेट पूरी तरीके से सॉवरेन बन चुका होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा और इंटरनल कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा, तब नेशनल लिबर्टी आएगी। मींस नेशनल लिबर्टी को अगर हमें रियलिटी बनाना है तो सुजरेनिटी नहीं, सॉवरेनिटी चाहिए। सुजरेनिटी का मतलब क्या होता है? एक नेशन के ऊपर दूसरी नेशन का कब्जा होना, है ना, वो सुजरेनिटी कहलाता है। सॉवरेनिटी क्या होता है?
इंटरनल ऑटोनॉमी होना मतलब इंटरनली भी खुद के हाथ में कंट्रोल होना और एक्सटर्नली भी खुद के हाथ में कंट्रोल होना, वो सॉवरेंटी कहलाता है। ठीक है, तो नेशनल लिबर्टी तभी आएगी जब सॉवरेंटी होगी एंड ना कि सुजरेंटी। जब हमारे अंदर ये फील आ जाता है कि एक स्टेट है हमारा, एक ही देश है ना, जब ये फीलिंग हमारे अंदर आती है वन स्टेट या वन नेशन की, तो ये फीलिंग क्या है? ये फीलिंग है नेशनल लिबर्टी की। हमारी लास्ट लिबर्टी है रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस लिबर्टी का मतलब है जिस इंसान की जो मर्जी वो उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, अपने बिलीफ और फेथ के अकॉर्डिंग जो भी रिलीजन उस इंडिविजुअल को पसंद हो उस रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है। स्टेट या दूसरे इंस्टीट्यूशंस का अधिकार नहीं है कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करे। किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करने का हक नहीं है स्टेट को। दिस इज रिलीजियस लिबर्टी। सो गाइज, ये लिबर्टी का पार्ट 1 था जिसमें हमने इतना कुछ कवर किया। लिबर्टी का नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी मैं डाल दूंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे डीएम करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने के लिए। एंड किसी को जरूरत हो ऐसे वीडियोस की तो प्लीज उस तक ही वीडियो पहुंचाकर मेरी एक हेल्प कर दीजिएगा, राइट? एंड बी अ पार्ट ऑफ लॉमेट फैमिली। ठीक है, लॉमेट फैमिली को और ज्यादा ग्रो करना है, सो बी अ पार्ट ऑफ लॉमेट फैमिली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।